आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कुंभ दर्शन प्रयागराज। क्या है ये सर? विपिन सर, जब हम कुंभ दर्शन प्रयागराज की जिस प्रकार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपने बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं आप। हालांकि एक अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है वो ये है कि ज्योतिष से अगर हम जोड़ के कुंभ को देखें तो इसका एक अलग महत्व है। किस प्रकार का महत्व है और जो आम जनता है वो किस प्रकार इस पर भरोसा करती है, किस प्रकार इसको देखती है? देखिए, ज्योतिष जो है वो काल का विज्ञान है, समय निर्धारण का विज्ञान है। और समय निर्धारण के लिए ग्रह स्थितियां वो होती हैं, आधार बनती हैं, कारक बनती हैं। तो यह जो कुंभ है यह भी एक महापर्व है, श्रेष्ठतम पर्व है हमारे उसका। यूनेस्को ने इसको कहा कि ये दुनिया की विरासत भी है, सबसे बड़ा। सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो ये महापर्व है। इस महापर्व में इसके समय का निर्धारण कैसे हो, उसके लिए अलग अलग ग्रह स्थितियां बताई गई। कुंभ के लिए जैसे अभी वो कुंभ होने जा रहा है तो इसमें सूर्य मकर राशि में रहेंगे। और चूंकि बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि चलते हैं, राशियां कुल 12 हैं, तो जब बृहस्पति इसमें आते हैं, वृश्चिक राशि में आते हैं, तो कुंभ होता है इस तरीके का जो अभी हो रहा है। और 6 वर्षों बाद जब सूर्य बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो वो दूसरे तरीके का कुंभ होगा। वैसे तो प्रतिवर्ष अपने यहाँ कुंभ की परंपरा है, हर वर्ष मनाया जाता है। लेकिन जो छठे वर्ष होता है वो अर्ध कुंभ, जो 12वें वर्ष होता है वो महाकुंभ, पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और जब अर्ध कुंभ होता है, जैसे इस बार है, तो इसमें सूर्य तो इसमें रहेंगे ही मकर राशि में, और बृहस्पति इसमें वृश्चिक राशि में रहेंगे। जब पूर्ण कुंभ आएगा तो बृहस्पति वही मेष राशि में होते हैं, कभी कभी वृष राशि में भी होते हैं। 100 सालों में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब बृहस्पति वृष राशि में हो और ये सूर्य मकर राशि में हो, तब यह कुंभ पर्व होता है। और यह प्रयाग में तब होता है जब माघ महीना चलता होता है, माघ की प्रतिपदा से लेके माघी अमावस्या तक। तो ये जो ग्रहों की दशा है जिस प्रकार बदलती है, उसके बेसिस पे जो है हम इसका समय निर्धारण करते हैं। हाँ, ग्रहों के आधार पर ही इसका समय निर्धारण करते हैं। उसके आधार पर फिर भारतीय पूरे दुनिया के विभिन्न उसके, जैसे भारत में 4 आश्रम निर्धारित हुए हैं। ब्रह्मचर्य है, फिर उसके बाद गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। यह ऐसा पर्व है जिसमें ब्रह्मचर्य के सारे छोटे छोटे विद्यार्थी भी आते हैं। इसमें दरअसल 13 अखाड़े आते हैं, 13 अखाड़ों के संत आते हैं, महंत आते हैं। और उनके अखाड़ों में जो शुरुआत होती है, विद्या अध्ययन की जो शुरुआत होती है, उसकी दीक्षा इसी कुंभ पर्व में ही दी जाती है। तो चाहे ये प्रयाग का कुंभ हो, चाहे वो नासिक का कुंभ हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे उज्जैन का कुंभ हो, उसमें वो जो छोटे बच्चे, जैसे अपने यहाँ सामान्य स्कूलों में विद्यार्थियों की एडमिशन होता है, वैसे जो अखाड़ों में जो वो उसके संन्यास शुरू होता है, वो इसी कुंभ पर्व में उनको दीक्षा दी जाती है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो इसलिए समझिए उसकी शुरुआत इसी से होती है। फिर जो वानप्रस्थ है, जैसे गृहस्थ जो है, गृहस्थ जाता है वहाँ आध्यात्मिक पुण्य का संचय करने, वहाँ जो भी चीजें हैं अपने घर से कुछ चीजें दान करने ले जाता है। खिचड़ी का पर्व होता है मकर संक्रांति को, उस दिन वो खिचड़ी का दान करता है। जिस प्रकार सर ने बताया कि चावल किसान लेके जाता है, उसमें चावल होता है और भी नमक होता है, उसमें तमाम सारी चीजें होती हैं। खिचड़ी में जो चीजें लगती हैं वो सब दान किया जाता है। और प्राचीन काल से ये रहा है। दान हर्ष के विषय में कहा जाता है कि वो जाते थे, कन्नौज से जाते थे और सारा अपना सर्वस्व वहां दान करके आते थे, और फिर वापस आकर के फिर वर्ष भर संग्रह करते थे, प्रतिवर्ष जाया करते थे। ऐसा उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में भी है। तो इस प्रकार की पूरी वर्किंग इनकी लैबोरेटिव रहती है जी। और इसी प्रकार हमारा देश विकास करता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि अपनी संस्कृति को किस प्रकार हम जो आज की तकनीक है, आज का तरीका है, उसके साथ पैरेलल लेके चले, इसका एक उदाहरण हमारा देश भारत है। और किस प्रकार और नए उदाहरण बन रहे हैं, चलिए चलते हैं, जानते हैं। किसी को अपने नाम से मिलती है तो किसी को अपने रुतबे से मिलती है पहचान। पर गुजरात की तपरवाड़ा ग्राम पंचायत की सदस्य श्रीमती रमीला गामित को पहचान मिली उनके काम से। तपरवाड़ा को खुले में शौच से मुक्त गांव बनाने का काम।
काम बड़ा था और चुनौतियां ढेरों। पहले खुद शौचालय निर्माण का प्रशिक्षण लिया और फिर लोगों की मानसिकता बदली कि खुले में शौच करने से नुकसान हमारा ही है। लोग तो चलो मान भी जाएं, पर पहाड़ी इलाका, जिसकी वजह से निर्माण का सामान नीचे के इलाकों से लाने की समस्या और ढलानों पर काम करने का खतरा भी, साथ साथ रोज सुबह निगरानी के लिए भी जाना। इन सभी मुसीबतों के बावजूद भी रमीला ने अपनी नेहा सखी मंडल को सफल नेतृत्व प्रदान किया और 312 स्वच्छता इकाइयों का निर्माण किया, जिससे तपरवाड़ा और इर्द गिर्द बसे 9 गांव हुए खुले में शौच से मुक्त और रोजगार पाकर सैकड़ों महिलाएं भी हुई आत्मनिर्भर और भारत को मिली उसकी एक और महिला स्वच्छता चैंपियन। आइए बढ़ाते हैं इनका सम्मान। जी हाँ, इस प्रकार महिलाएं किस प्रकार आगे आ रही हैं और देश के विकास में अपना योगदान निभा रही हैं, इसका उदाहरण भी हमारे ही देश में आपको देखने को मिलता है। और किस प्रकार स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, और हालांकि हम जब कुंभ की बात कर रहे हैं सर, तभी स्वच्छता की बात कर रहे हैं। और किस प्रकार की बात जो लोग वहां जा रहे हैं उनको दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि हालांकि जैसे आपने बताया कि इस बार अनुमान है कि 14 करोड़ लोग जो है वहां पे आएंगे। तो जब हम जो पॉपुलेशन है, हम जनता जो है वहां जा रही है, तो हमें अपने लेवल पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज का जब एक शुरुआत होती है तो दो लोगों के साथ से होता है, एक के साथ से वो चीज पूरी नहीं हो सकती। और सरकार द्वारा किस प्रकार स्वच्छता के ऊपर और बाकी कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, स्वच्छता के लिए 2 तरह से कार्य हो रहे हैं, एक स्थायी रूप में और एक तात्कालिक रूप में। स्थायी रूप में अगर आप देखें तो पूरे प्रयागराज शहर को में 3000 करोड़ रुपए लगाया गया है कि उसकी नालियां, सड़कें, उसके जितने भवन, ये सब एक विशेष रूप से बने, जिसमें कि पानी न रुके, जिसमें कि कोई भी गंदगी न रुके। तो हमारे यहाँ ये पहली बार, मतलब अगर आप आंकड़े में देखें तो 1300 करोड़ रुपया पिछले वर्ष महाकुंभ में खर्च हुआ था। यहाँ पर 3000 करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, जिससे कारण हमारा शहर स्वच्छ होगा। एक तो ये स्थायी रूप में है जी। अस्थायी रूप में जैसे पॉलीथीन को बैन करना, उसके साथ एकदम पॉलीथीन बिल्कुल बैन है, उसके विकल्प के रूप में बहुत सारे प्रयोग किए गए, पेपर बैग दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो दूध है, दूध को भी वो दिया जा रहा है, उसमें एटीएम की मशीन की तरह से दूध के सप्लाई होगी जी, पानी की लगातार सप्लाई होगी। सफाई के लिए हमारा विशेष अभियान है और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से स्वच्छता पर ही ध्यान कर रहे हैं। केंद्र सरकार नमामि गंगे योजना के माध्यम से उसके भी कार्यकर्ता उसमें लगे रहेंगे। तो स्वच्छता के लिए जितने भी हम सांस्कृतिक रूप से अगर हम बात करें, जितने संस्कृति कर्मी हैं, उससे ज्यादा सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए लोग लगाए जा रहे हैं। ये महत्व है, ये इतना फोकस है स्वच्छता को लेके। और जब स्वच्छता को लेके इतना फोकस सरकार का है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें अपना योगदान दें, क्योंकि अंत में स्वच्छता हमारे रखने से होगी। सरकार अगर कार्य करेगी और हम उसमें अपना साथ देंगे, तभी स्वच्छता दिखेगी। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ना ही केवल कुंभ के मेले में, बल्कि हम जहां भी हैं वहां हमें इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अदिति, हालांकि आपकी आवाज में बहुत ज्यादा मिठास है, बहुत सहजता से और सरलता से आप सुरों को पकड़ती हैं, तो किस प्रकार आप अपनी मिठास हमें फिर से सुनाने वाली हैं? एक्चुअली हमारे भारतीय संगीत में कुछ राग होते हैं, रागों में बंदिशें होती हैं, और मैं वो बंदिश एक सुनाना चाहूंगी, वो भजन का ही रूप है। जी बिल्कुल। जी। सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम को, और नहीं जग कोई काम को, और नहीं जग कोई काम को, सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन
करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम को। गरे गरे सा नि रे ग म प प म प म ग ग म ध नि सा, गरे गरे सा नि रे सा म ध प नि रे सा सा प सा। जो चाहत मन इच्छा पूरत, जो चाहत मन इच्छा पूजत, रामदास भज राधे श्याम को। सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम को। बिल्कुल, अगर ऐसे स्वर हो तो सुमिरन अपने आप खुद ब खुद जो है हमारे मन से निकल जाता है, उसके लिए शायद इतना हमें प्रयास भी ना करना पड़े। तो ये अपने आप में खास बात है। और विपिन सर, अगर संक्षिप्त में हम कुंभ के महत्व को अपने जीवन में शामिल करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे संक्षिप्त में? देखें, जो जीवन है, जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है जी। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए साधना, मुक्ति के लिए साधना आवश्यक है। और यह कुंभ पर्व साधना का ही केंद्र है। और पूरे 1 महीने तक इसका वो होता है, माघ महीने पूरा 1 महीना चलता है। इस महीने में साधना करके, साधना का सर्वोच्च स्थान कौन सा होता है? जहाँ जल अधिक हो। जल क्यों? चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है और चंद्रमा जल का कारक होता है। नदी तट के किनारे चित्त एकाग्र अधिक होता है, इसीलिए चित्त एकाग्रता कर करके और वहाँ ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जितने भी साधना के केंद्र हैं सब नदी के किनारे, जितने भी तीर्थ हैं सब नदी के किनारे रखे कि वहाँ जाके व्यक्ति साधना करेगा तो चित्त एकाग्र रहेगा और जल्दी व्यक्ति ज्यादा, उसकी स्मरण शक्ति ज्यादा एकाग्र होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि नदी के पास हमारी एकाग्रता ज्यादा अच्छी होती है? देखिए, उसके लिए वही मैंने बताया, चंद्रमा मन सोकारा। अगर इसको व्यावहारिक रूप में देखना चाहें तो अगर किसी को कोई चीज याद आ रही हो, उसको कमर भर पानी में खड़ा कर दीजिए तो उसकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, तुरंत याद आ जाएगा। फोकस, हाँ, ये ध्यान आ जाएगा। इसलिए कि जल जो होता है, हमारे शरीर में 70% जल है, 30% ठोस है जी। तो हमारे शरीर में 70% जल है। जब हम जल के अंदर जाते हैं तो उस जल से हमारे शरीर के जल का संतुलन बनता है और फिर हमारा चित्त एकाग्र होता है, जल्दी हमें चीजें याद आ जाती हैं। इसलिए जब भी जितने साधना के केंद्र हैं, देखिए सब नदी के तट पे, समुद्र के तट पे, रामेश्वरम है जी। या जितने ये चारों वो जो है कुंभ के स्थान जो है, नासिक, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, सब प्रमुख नदियों के तट पे ही। शायद इसीलिए हर सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो एक नदी के किनारे से ही होती है। जो व्यक्ति का बसाव है, जो व्यक्ति का निवास है, दुनिया की सारी सभ्यताएं नदी तट पे ही बसी, चाहे वो दजला फरात रही हो, चाहे माया सभ्यता रही हो, सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, तो सरस्वती सभ्यता रही हो, सारी सभ्यताएं, गंगा की सभ्यता समझिए, गंगा जी वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा जाती हैं। तो इनका जो पूरा वो है, इसी नदी के तट पे एकाग्रता बनती है। एकाग्रता बनने के कारण व्यक्ति जाकर के वहाँ कल्पवास करता है, कल्पवास करके अपना त्याग में जीवन व्यतीत करता है, साधना करता है, साधना से पुण्य संचित करता है, दान आदि करके भी अपने पुण्य का और संचय करता है। त्याग की प्रवृत्ति भी दान से जागृत होती है व्यक्ति में, क्योंकि संचय ही सब कुछ इकट्ठा कर लेना ही जीवन नहीं है। जीवन यह है कि कुछ चीजें अपनी जरूरत भर की इकट्ठा कीजिए और उसके अलावा जो अतिरिक्त है वो सब दूसरों को भी देते रहिए और सबका भरण पोषण होना चाहिए हर तरीके के जीवों का। तो यह व्यक्ति का, केवल मनुष्य ही नहीं, हम लोगों का एक कर्तव्य है कि जो सरीसृप हैं, चींटी या इस तरीके के जितने जीव हैं उनको भी कुछ खिलाते रहें। अपने साथ बाकी जीवों को भी साथ लेके चलना। पशुओं को भी, हमारे यहाँ गाय को खिलाने का प्रतीक है कि चौपाए जितने हैं पशु हैं उनको भी खिलाइए। पक्षी जो है, कौवे को खिलाने का प्रतीक केवल कौवा नहीं है, जितने पक्षी हैं सबका भरण पोषण यह मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए कि मनुष्य हर चीज में सक्षम है। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि सारे प्राणियों का, चाहे वो सरीसृप हो, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हो, चाहे वो चौपाए हो, सबका हम लोगों का, हमारा दायित्व है सब कुछ। और ऐसे ही जैसे स्वच्छता अभियान हमारी सरकार का भी है, स्वच्छता के द्वारा चाहे मन की स्वच्छता हो, चाहे तन की स्वच्छता हो, चाहे समाज की स्वच्छता हो, राष्ट्र की स्वच्छता हो, उसमें संतुलन बनाए रखना, वृक्षों के द्वारा, नदियों के द्वारा, इन सबका संतुलित आयाम, सब कुछ संतुलित बना रहे, यह सब आवश्यक है। और यह कुंभ पर्व भी इन्हीं सारी चीजों का
एक तरीके से एक उद्देश्य जिस्ट है, कंक्लूजन है हाँ, उसका। इसी का संदेश देने का स्थान है। और सबसे बड़ी बात जो है, व्यष्टि को समष्टि से जोड़ने का। पूरी दुनिया की सारी संस्कृति के लोग, हर तरीके के लोग इसमें आ रहे हैं। सब एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब एक दूसरे की प्रवृत्ति को जान रहे हैं। भारत में तो वैसे ही अनेक संस्कृतियां निवास करती हैं, अनेक धर्म के लोग, अनेक पंथ के लोग, अनेक तरह के लोग निवास करते हैं, और सब एक जगह इकट्ठा होकर के एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। और इसके अलावा दिन भर जो साधना करते हैं उससे सबका चित्त एकाग्र रहता है और चीजें फिर ये बंधन से मुक्ति की ओर जाने की प्रवृत्ति। तो वो सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी होती हैं। और सर, जब इतने बड़े उद्देश्य को हमें एक कारगर साबित करना हो तो किस प्रकार का हमें एक माइंडसेट लेके चलना चाहिए? क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बट स्टिल जब ये चीजें होती हैं तो हम ऑलरेडी चुनौतियों के ऊपर बात कर रहे थे, जहां पे हमने कुछ चुनौतियों की बात की थी। और क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, जब कुंभ प्रारंभ हुआ और वो लगातार चलता रहा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था संवाद का। जी, कम्युनिकेशन के बहुत साधन नहीं थे, तो आदमी संवाद कैसे करे, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता था उनको। तो उन्होंने नक्षत्र गणना के आधार पर फिक्स किया और वो आया। तो ये एक बड़ी एक मैजिक चीज है ये। आज अगर वर्तमान में हम चुनौती की बात करते हैं तो जो संवादहीनता तकनीकी के कारण आई कि आज हर आदमी के पास 2-2 मोबाइल है, लेकिन वो पति और पत्नी भी नहीं बात करते, व्हाट्सएप पे बात होती है। तो जो ये आपको आधुनिकता दिख बहुत रही है, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, कार हो गई, बंगले हो गए, लेकिन उतना ही हम एकाकी हो गए हैं। तो ये जो हमारी चुनौती है, कुंभ के माध्यम से आते हैं एक रेत पर, संगम की रेती पर जो ये 40 दिन का जो ये मेला लगता है, ये यूरोप और ब्राजील या बहुत सारे शहरों की जितनी कुल आबादी है उतना वो 40 दिन हमारे उत्तर प्रदेश में ही हो जाता है। तो इसका जो संवाद बनता है, शैव और वैष्णव का संवाद हो, चाहे अमीर और गरीब का संवाद हो, चाहे वो संस्कृतियों की बात अगर हम आपसे करें, तो इस संवाद के लिए भारत सरकार ने 7 एकड़ में एक संस्कृति कुंभ का रूप में बनाया, संस्कृति कुंभ मेले के अंदर ही। यस, उसको हम आपके माध्यम से सबको इनवाइट करेंगे जी। और भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट ने कला कुंभ बनाया। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने वो कला कुंभ, संस्कृति कुंभ 3 प्रदर्शन का कर रहे हैं। 7 मंचों पर एक साथ रोज कार्यक्रम होंगे। 12 देश, सारी संस्कृतियों का प्रदर्शन होता 12 देशों की रामलीलाएं आ रही हैं। 25,000 लोग कलाकार आ रहे हैं पूरे भारत से। मतलब ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कि देश का कोई गांव न छूटे, प्रदेश का कोई जिला न छूटे, कोई कला न छूटे। ये संवाद, जो हम संवादहीनता के दौर में जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उसको रखें, प्रस्तुत करें, उसको देखने की कोशिश करें। इतना देख करके लगेगा कि हम एक उस जो समुद्र है, एक बालू है, एक रेत है, उसके तरह से हम हैं और हम एक साथ कैसे हम जुड़ गए सबसे। तो अगर हमको वो महसूस होगा तो मैं चाहूंगा सबको आपके माध्यम से आमंत्रित करना कि एक बार अवश्य आए और उस व्यक्ति से कैसे हम एक पूरे विश्व में जुड़ते हैं जी, वहां आप देखेंगे जी। शायद यही जुड़ाव जो है हम मनुष्यों में बहुत समय से है, बस इस जुड़ाव को महसूस करने की, उसको एक बार फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि सारी ऊर्जा, सारी ताकत हमारे अंदर बसी हुई है, लेकिन हम अलग अलग योग से, साधना से उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कुंभ इसी चीज का एक उदाहरण है और हम चाहे कहीं भी रहें, हम इस चीज को अपने अंदर शामिल करके अपनी जिंदगी को, अपने समाज को हमेशा बेहतर बना सकते हैं। सर, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अदिति, आपका भी खास तौर से धन्यवाद, अपनी इतनी सुरीली आवाज में इतनी अच्छे से भारतीय संस्कृति और हमारी विरासत को जो आपने प्रस्तुत किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, खुश रहिए, संपन्न रहिए, इस ऊर्जा को ना ही केवल अपने अंदर बल्कि बाकी लोगों में भी जागृत करिए। इसी विचार के साथ आज लूंगी मैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।